हेलो गाइस। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। गाइस, अब तक हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत की थी कि बेसिकली एसिड और बेस किसे कहते हैं। तो हमारे सामने तीन थ्योरी आ गई। एक अर्नियस थ्योरी थी हमारे सामने जो कि बताती है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है और उसको पानी में डालने के बाद अगर वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एसिड होता है। उसी तरह किसी भी सब्सटेंस में अगर OH अवेलेबल है और वो पानी में डालने के बाद अगर OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है तो वो बेस कहलाएगा। ये अर्नियस थ्योरी हमें बताया कि एसिड और बेस को कैसे पहचानना। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो भी वो एसिड का काम करते हैं, तो अर्नियस थ्योरी फेल गिर गई। तो हमारे पास लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है। लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ने प्रोटॉन का डोनेशन, प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस, इसके बेसिस पे एसिड बेस को डिसाइड किया। और उसके बाद में लोरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी को भी कुछ लिमिटेशन थे तो हम लोगों ने लुईस थ्योरी देखी। लुईस थ्योरी हमें लोन पेयर का डोनेशन, लोन पेयर एक्सेप्ट करना, इसके बेसिस पे हमें एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना सिखाती थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने इन डिफरेंट थ्योरी के बेसिस पे एसिड और बेस को जानना तो सीख लिया, बट बाद में हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा कि बेसिकली अगर आपके पास दोनों के दोनों एसिड है और दोनों के दोनों एसिड में कौन सा अच्छा एसिड है और कौन सा बुरा एसिड है, ये अगर आपको जानना है तो ये किस तरह से आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं और वीक बेस किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने सबसे पहले जान लिया। तो हम लोगों ने बोला कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे जो पानी में डालने के बाद लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जनरेट करेंगे, उन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, पानी के बाद कंप्लीटली टूट जाएंगे, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो। उसी तरह बेस का, जो सब्सटेंस पानी में डालने के बाद बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयन जनरेट करेंगे, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और वीक एसिड और वीक बेस का क्या कहना है कि वो पानी में डालने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, और अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे तो लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जनरेट करेंगे पानी में जाने के बाद। मान लो ये एसिड है, पानी में जाने के बाद टूट गया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट करेंगे ना। अब एसिड में तो H पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए तो हम लोग उसको एसिड बोल रहे हैं। तो अगर बच्चों ये टूटेगा ही नहीं, कम टूटेगा तो कम H पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, ज्यादा टूटेगा सारे के सारे जितने डाले उतने सारे टूट गए तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था लास्ट लेक्चर में। तो ठीक है, अभी ये तो जान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में सर मान लो हम लोग कोई एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि अगर दो सब्सटेंस एसिड है तो उन दोनों में से कौन अच्छा एसिड है कौन बुरा एसिड है। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग एक एक बातें सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बोलता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है, स्पीड, रेट, वो रेट डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास, जो भी रिएक्टेंट होगा ना, रिएक्टेंट, उसके एक्टिव मास के ऊपर, उसके एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। फिर एक्टिव मास क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया कि अगर आप केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस डालते हो तो जितना आप लोगों ने डाला उसमें से कितना पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोगों ने एक्टिव मास बोला था। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, गाड़ी को धक्का मारने का। 20 पीपल धक्का मार रहे गाड़ी को, ये एग्जांपल दिए थे। तो एक्टिव मास भी आपको पता है। तो गाइस, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें एक बात पता चली कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और उसके ऊपर से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला जनरेट किया था कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने जनरेट किया था। किस तरह से निकाला था हम लोगों ने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला था। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। चलिए, एक वीक एसिड हम लोग कंसिडर करेंगे जो कि कम आयोनाइज होता है। कंप्लीटली आयोनाइज होता है या कम आयोनाइज होता है? सर नाम में है वीक। अगर एसिड वीक होगा तो पानी में डालने के बाद वो पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा थोड़ा टूटेगा। सो कंसिडर वीक एसिड। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कौन सा वीक एसिड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एग्जांपल भी दिया। फिलहाल मैं वीक एसिड कंसिडर कर रहा हूं HA, मान लो जनरल, वैसे आप HCl ले सकते हो।
बट हम लोग HA मान के चलते हैं, विच इज या तो फिर विच आयोनाइजेस टू लेस एक्सटेंट। ये बात तो हमें पता है सर, अगर वीक एसिड होगा तो वो कम ही आयोनाइज होगा। अभी गाइस हम लोग अगर वीक एसिड का आयोनाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं तो H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये पानी के भी जाना है इस तरह से टूट जाएगा, इसको आयोनाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी मुझे बताओ मैंने क्या गलती की इसमें। आप बोलोगे सर आप एक गलती कर रहे हो, ये एसिड वीक है। वीक एसिड का मतलब ये कम H पॉजिटिव आयन जनरेट करता है, कम H पॉजिटिव आयन जनरेट करता है। आपको याद है मैंने बोला था कि अगर ये सब्सटेंस कम H पॉजिटिव आयन जनरेट कर रहा है, इसका मतलब A जो A है वो हाइड्रोजन को छोड़ नहीं रहा अच्छी तरह, मतलब A को हाइड्रोजन के ऊपर पैर है, ये दिख रहा है ना हमको, इसलिए तो छोड़ नहीं रहा। तो अगर ये कुछ ना कुछ टूटा होगा तो ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड में A को तो हाइड्रोजन के ऊपर पैर है, तो ये तो रिएक्शन वापस भी जाएंगे क्योंकि A को हाइड्रोजन के ऊपर पैर है, जितने कितने टूटे वापस ये हाइड्रोजन के साथ मिलना चाहेगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन बोला था, याद है। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। आई बात समझ में गाइस। और अब हम इस वाले रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देंगे। सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, so by applying law of mass action या तो फिर अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या होगा गाइस, हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग अप्लाई कर दोगे तो इस वाली रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट होगा। याद है आपको, याद है। वैसे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द HA। इसको हम लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लेके एक फाइनल, आपको याद है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट किया था जिसका वैल्यू था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद है ना। तो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग बोल सकते हैं गाइस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ इस केस में आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। इसको या तो कोई कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है या तो कोई कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलता है। बट अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ तो आ गए, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अभी ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या तो इसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये किस वाले रिएक्शन के लिए है गाइस, वीक एसिड के लिए। इसलिए हम लोग इस वाले कांस्टेंट को एक सिंबॉलिकली थोड़ा अलग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं Ka। तो इसको हम लोग गाइस अभी Ka बोल देंगे। क्या बोल देंगे, Ka। मतलब वीक एसिड वाले रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, कुछ भी बोलो, तीन में से कोई भी नाम उठा लो, इसको हम लोग गाइस बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Ka से। सो गाइस Ka क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या तो कोई कोई बोल देगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा चल, आपने ये क्यों किया, अभी सबसे चलो नामकरण तो हो गया, ठीक है, नोमेनक्लेचर तो हम लोग चलो बाद में लिख देंगे नोमेनक्लेचर। अभी सबसे पहले हमें ये बताओ कि आपने ये क्यों किया, क्या समझा आपको। हमारा तो प्लेटफॉर्म को तो टारगेट की तरफ जाना है कि वीक एसिड का स्ट्रेंथ पहचानना है, तो गाइस मैंने भी वही किया। अब ध्यान दो, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की ये वैल्यू आ गई। अभी मुझे बताओ गाइस, मुझे बताओ, आपने एसिड के 10 मोल ले लिए, शुरू में आपने इसके 10 मोल ले लिए, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है, ये बदलने नहीं वाला। बदलने कौन वाला है कि 10 मोल में से कितने मोल टूट रहे हैं। बात समझ लो, हम लोग इसको ठीक से समझते चलो। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 10 मॉलिक्यूल डाल दिए, मान लो HA के 10 मॉलिक्यूल डाल दिए। अभी गाइस कंटेनर है, इनिशियली तो आप लोगों ने 10 मॉलिक्यूल डाल दिए तो कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स हो गया। अभी गाइस अगर इस 10 में से 4 टूटते हैं, 4 इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, 4। मान लो 4 H पॉजिटिव, 4 मॉलिक्यूल टूट गए, 4 मॉलिक्यूल टूट गए। तो यहां पे ये जो होगा H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इस 4 के रिस्पेक्ट में होगा और ये भी 4 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा आपका सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा उतना अच्छा वो एसिड।
अभी हम लोग इसको कैसे जानेंगे? अगर गाइज मुझे मान लो ये पता चल गया कि सारे के सारे H पॉजिटिव आयन मिल रहे आपको, मतलब 10 मॉलिक्यूल आप लोगों ने HA के डाले और सॉल्यूशन में आपको 10 H पॉजिटिव आयन मिले, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है आपको, और जितना H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतने ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना आपका एसिड अच्छा स्ट्रॉन्ग। आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है गाइज? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो मुझे बताओ ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है ये K की वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा K का वैल्यू, और जितना ज्यादा K का वैल्यू उतना ही अच्छा एसिड, क्योंकि K का वैल्यू ज्यादा मतलब H पॉजिटिव आयन ज्यादा, H पॉजिटिव आयन ज्यादा मतलब अच्छा एसिड। सो कहने से the equilibrium constant is depend on concentration of H positive ion. So more the value of K, more will be the strength of acid. More the value of K, more will be the strength of acid. तो जिस तरह से हम लोग pH से पहचानते हैं कि एसिड अच्छा है या बुरा, उसी तरह गाइस हम लोग एक दूसरा प्लेटफॉर्म है K का वैल्यू, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, जितना ज्यादा होगा उतना आपका एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जितना ज्यादा, इसका वैल्यू ज्यादा कब आएगा? जब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और अगर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना गाइस। सो मोर द वैल्यू ऑफ K, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। सो ये हमारा नोट का पॉइंट, एज K is directly proportional to the H positive ion concentration, therefore more the value of K, more will be the acidic strength। ठीक है गाइस, चलो तो ये होते हो गया हमारा एसिड के लिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग किस तरह से पहचानेंगे? K की वैल्यू के लिए। मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है, मान लो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज वी हैव एसिड AB एंड CD, मान लो हमारे पास दो एसिड है। इफ K फॉर देम इज मान लो 0.5 एंड 0.8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा, तो भाई ये जो पहला वाला एसिड है उसका K का वैल्यू 0.5 है, दूसरा वाला एसिड है जिसका K का वैल्यू 0.8 है, तो जिसका ज्यादा K का वैल्यू वो अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। तो दोनों में से कौन अच्छा एसिड है? CD। आपको समझ में आ रहा है? तो हम लोग K की मदद ले सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पहचानने के लिए। क्लियर गाइस? चलो अभी हम लोग जिस तरह से एसिड पढ़े उसी तरह से हम लोग देखते हैं बेस। जिस तरह से एसिड देखा उसी तरह से हम लोग देखते हैं बेस, और हम लोग वीक बेस लेने वाले हैं। अब वीक बेस ही क्यों ले रहे हैं ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। सो कंसिडर, एक सेकेंड गाइस, कंसिडर weak base AOH which ionizes to less extent। हमें पता है वीक बेस जो होगा वो कम आयोनाइज होगा। चलो हम लोग एक वीक बेस ले लेते AOH। अभी जिस तरह से वीक एसिड ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अभी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन ही शो करेंगे। क्यों, क्या, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो चलो एक वीक बेस का रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों ने लिख दिया। अभी हम लोग फिर से लॉ ऑफ मास एक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, सो अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि इस वाले रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएंगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ गाइस प्रोडक्ट कौन है? ठीक है ना, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है AOH। अभी गाइस ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सी रिएक्शन के लिए जनरेट हुआ? ये सर वीक बेस के लिए हुआ। ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक एसिड के लिए था, इसलिए हम लोगों ने इस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K सिंबल से डिनोट किया। अभी ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस के लिए, तो इसलिए हम लोग गाइस इसको
Kb से डिनोट करते हैं। सो Kb स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस। सो जिसको कोई कोई बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस, कोई कोई बोलता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, कोई कोई बोलता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। अलग अलग नाम है बट सिंबल इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने रिलेशन देखा वही रिलेशन गाइज यहाँ पे। गाइज देख लो Kb का जो वैल्यू है वो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। मतलब सीधी सी बात है गाइज कि जितना OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा बेस होगा, क्योंकि OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है और OH नेगेटिव आयन को देख के ही तो हम लोग बेस बोलते हैं। तो अगर गाइज ये अच्छा बेस है, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा है, इसका मतलब OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो गाइज ये बढ़ने से ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा और ये पूरा वैल्यू किसका है, Kb का। तो यहाँ पे भी तो Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन है ना। सो मोर इज द वैल्यू ऑफ Kb मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। तो गाइज दो अगर आपके सामने बेस है तो दोनों में से कौन अच्छा बेस है या कौन खराब बेस है ये जानने के लिए आप Kb की तरफ डाइवर्ट होते हो कि भाई हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस बताओ, इन दोनों का Kb की वैल्यू बताओ, जिसका ज्यादा Kb का वैल्यू वो अच्छा बेस। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से नोट बना देंगे, एज Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह सो मोर द वैल्यू ऑफ Kb मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेन। सो मोर द वैल्यू ऑफ Kb more will be the basic strain, more will be the basic strain। so guys ये होता है K और Kb जो कि हमें वीक एसिड की स्ट्रेंथ, वीक एसिड और वीक बेस की स्ट्रेंथ जानने में, पहचानने में मदद करता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं किया। देखिए गाइस ये जो डिसोसिएशन की स्टडी है, ये डिसोसिएशन की स्टडी सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस के लिए है। क्यों? क्योंकि गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा टूट जाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा टूटने के बाद रिएक्शन तो रिवर्सिबल होता ही नहीं। तो ये जो हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। लॉ ऑफ मास एक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है ही नहीं। मतलब ये जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट किया ना वो ज्यादातर हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए स्टडी करते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहा तो उसके लिए तो हमें कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरे टूट रहे, जितने डाले उतने पूरे टूट रहे। स्ट्रॉन्ग बेस जितने डाले उतने पूरे टूट रहे, तो ये तो हमें जानना ही नहीं ना। बट वीक एसिड और वीक बेस का कैसा है कि आप लोगों ने 10 डाले तो मे बी 4 टूटे होंगे, मे बी 3 टूटे होंगे, मे बी 5 टूटे होंगे, मे बी 6 टूटे होंगे। अब कितना टूटता है उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग स्ट्रेन डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का ही स्ट्रेन निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं। इसीलिए डिसोसिएशन स्टडी इज ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अंडरस्टूड। और देखिए गाइस अब ये जो K और Kb का वैल्यू है, इन वैल्यू ने हमें मदद कर रहे हैं कि जानने में, पहचानने में कि किस तरह से हम लोग स्ट्रेन डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसका पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये मैंने डायरेक्टली कहां से लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कौन से बेसिस पे मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, इसके लिए आपको पिछला वीडियो जानना बिल्कुल जरूरी है। वहां से आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्यों लिखते हैं। ठीक है, चलो आखिरी सवाल जो ज्यादातर बच्चे हमें पूछते हैं कि सर आप, चलो हम अगर प्रैक्टिकली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग K इज इक्वल टू ये वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली। चलो सर एक प्लेटफॉर्म तो जनरेट हो गया कि K और Kb के वैल्यू से हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेन पहचान सकते हैं। ठीक, बट सर एक्चुअली में ये वैल्यू निकालेंगे कैसे। अभी H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना इजी है या डिफिकल्ट है? तो वैसे इतना तो इजी होगा नहीं कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप बता कैसे सकते हो, क्योंकि H पॉजिटिव आयन तो अनस्टेबल स्टेट में होता है। तो किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन होंगे तो सही, बट उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कितने H पॉजिटिव आयन होंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे ये जो K की वैल्यू है, इस K की वैल्यू को आप लोग इस तरह से तो निकाल सकते हो, बट क्या सच में हमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता होगा? इसका पता होगा, इसका तो पता होगा, ये तो आयन नहीं, ये तो स्टेबल स्टेट में। ये तो आप कितने डाल रहे हो ये तो आपको खुद को पता है। आप कितना डाल रहे हो रिएक्टेंट ये तो आपको खुद को पता है ना यार, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम। बट उसके बाद में ये कितना टूटा ये थोड़ी ना किसको पता है। तो अगर आपको यही पता नहीं है तो आप K कैसे निकालोगे? देखो बात को समझ लो। अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तीनों चीजें पता है, तो आप लोग डिवीजन वगैरह कैलकुलेटर यूज करके ये निकाल दोगे K। बट सर यही तो हमें पता करना है कि H पॉजिटिव आयन कितने हैं। तो ये कैसे जानेंगे
इसलिए इसके लिए गाइज हम लोग आगे आगे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे हर आपके क्वेश्चंस डाउट सब सॉल्व होते जाएंगे। फिलहाल आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया के और के बी, जिससे हम लोग एसिडिक स्ट्रेन और बेसिक स्ट्रेन पहचान सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में जिसका ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू क्वेश्चन में, जिसका ज़्यादा के का वैल्यू उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा, जिसका के बी का वैल्यू ज़्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा, वाइसा वर्सा। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आपको ये छोटी छोटी बातें सारी समझ में आ गई होंगी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्लियर हुआ होगा, के और के बी के वैल्यू क्लियर होंगे। अब इसी की मदद लेके हम लोग आगे वाला टॉपिक देखने वाले हैं। सो हर टॉपिक सीक्वेंस से देखते जाओ। थैंक यू सो मच।